हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं स्टार्ट। फोटो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interaction of radiation with matter resulting into a physical change or into a chemical reaction whose rates and mechanisms are studied after initiation by the radiant energy। फोटो केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन की मैटर के साथ। कहने का मतलब है कि जो इंट्रैक्शन होती है रेडिएशन की विद मैटर, उसकी स्टडी हम फोटो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और जब हमारे पास मैटर की इंट्रैक्शन होती है रेडिएशन के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस आते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी रेट और उनके मैकेनिज्म को हम फोटो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेन 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए फोटो केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन से हैं? फोटो फिजिकल प्रोसेसेस एंड सेकंड है फोटो केमिकल प्रोसेसेस। अब देखिए, फोटो केमिकल जो प्रोसेस है या फिर फोटो केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस है वो क्या होते हैं। ना कि फोटो फिजिकल और फोटो केमिकल की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस की। देखिए, केमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर रिएक्टेंट होता है लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है बल्कि रिएक्टेंट की स्टेट में चेंज मिलता है, मतलब उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, ना कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनता है। और जो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसके अंदर केमिकली चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं। सेम हमारे पास यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी, कोई रिएक्टेंट है वो लाइट की प्रेजेंस में जब प्रोडक्ट बनाता है तो वो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट लाइट की प्रेजेंस में जब हमारे पास उसके अंदर फिजिकली चेंजेस आते हैं, देखिए या तो उसके अंदर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है कि सॉलिड से वो लिक्विड हो गया, लिक्विड से वो गैस बन गया, या फिर मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? फोटो फिजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर फिजिकली चेंजेस आते हैं लाइट की प्रेजेंस में, वो प्रोसेस हो गया फोटो फिजिकल प्रोसेस। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, फोटो फिजिकल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, बट डू नॉट रिजल्ट इनटू एनी केमिकल रिएक्शन। लेकिन उनके अंदर कोई भी रिजल्ट में हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं मिलती है। दिस फोटोफिजिकल प्रोसेस इंक्लूड फिनोमिना लाइक फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो इसके अंदर जो फोटो फिजिकल प्रोसेस है इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन से फिनोमेना हो गए? लाइक दैट फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास जो अब्जॉर्ब लाइट है वो इमिट हो जाए इंस्टेंटेनियसली, मतलब हमने लाइट डाली, लाइट डालते ही वो अब्जॉर्ब हो गई, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इफ़ द अब्जॉर्ब लाइट इज इमिटेड आफ्टर सम टाइम लैग, द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। कहने का मतलब है कि हमने लाइट डाली किसी सब्सटेंस पे, उसने थोड़े टाइम के बाद उस लाइट को इमिट किया और उसका रिजल्ट हमें थोड़े टाइम के बाद दिखाई दिया, तो वो प्रोसेस होता है फॉस्फोरेसेंस। If the energy of light absorbed is sufficiently high, the electrons may not only jump to the outer levels but may leave the atoms completely. The process is called photoelectric effect. देखिए, इस डेफिनेशन को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, हमारे पास मेटल है, हमने कोई भी लाइट इंस्टेंट की, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने लाइट डाली, वो लाइट जब अब्जॉर्ब हुई तो उसकी जो एनर्जी है वो सफिशेंटली हाई होगी, ठीक है, हाई होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आउटर लेवल से जंप नहीं किए हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट ओनली जंप टू द आउटर लेवल्स बट मे लीव द एटम्स कम्प्लीटली, बल्कि वो कम्प्लीटली लिव ही कर गई उस एटम को। एंड दिस प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस बाय absorption of light by the reacting substance. These reactions are generally brought about by the absorption of light radiation of the visible and ultraviolet region which lie between 8000 to 2000 angstrom। कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन होती है वो जनरली हमारे पास लाइट रेडिएशंस है विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन में, इनकी जो रेंज होती है वो लाई करती है इन बिटवीन 8000 to 2000 angstrom। और टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर गिवन एज। अब हम टू एग्जाम्पल्स की बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। कि हमारे पास टू रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन ये भी गैसेस फॉर्म में है, जो Cl2 दैट इज़ क्लोरीन है ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म में है। जब हमने लाइट की प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। मीन्स यहाँ पे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं कि हाइड्रोजन अलग था, क्लोरीन अलग था, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेम हमारे पास फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो जब हम क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में क्लोरोफाइल और लाइट की प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन हमें मिलती है। प्लांट्स में होता है ना फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही होता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, वहाँ पे लाइट जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफाइल भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इन सब की प्रेजेंस में हमारे पास वहाँ ग्लूकोज बनता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। देखिए यहाँ तक हमने बेसिक से स्टार्ट किया था फोटोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक अब्जॉर्प्शन। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन यूवी विजिबल रेंज फॉल अपॉन सर्टेन substances containing pi electrons of multiple bonds or non-bonding electrons or both, substrate molecules absorb them and jump into higher energy levels and molecule get excited. This phenomenon, as a result of which molecule get excited, is known as absorption। देखिए इस डेफिनेशन को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 सब्सटेंसेस हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट पे। जब ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे, ये हमारे पास है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमारे पास है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड ये हमारे पास है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, या फिर हम इसे बोलते हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स। तो जब ये मॉलिक्यूल ए देखिए हमारे पास लाइट को अब्सॉर्ब करते हुए ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, जो बी सब्सटेंस है वो भी अपनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है, और जो सी है वो भी लाइट को अब्सॉर्ब करते हुए कहाँ चला गया है, S3 पे। इस फिनोमिना को वो हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन की कि एक्साइटेशन क्या होता है। इनिशियली ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट। So after the absorption of radiations, the excitation occurs so rapidly that nuclei do not have time to alter their relative positions. Consequently, S1 state, singlet state, S1 state कहने का मतलब है singlet state, is reached which have excess of vibrational energy. दिस एनर्जी इज़ रैपिडली डिसिपेटेड थ्रू मॉलिक्यूलर कॉलिजन। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल पे होते हैं ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे जो हमारे पास ये देखिए ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास लोवेस्ट जो वाइब्रेशनल लेवल है ये हमारे पास है V0, V1, V2, V3, V4, ये हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स है। तो जो लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स पे होते हैं मॉलिक्यूल स्टार्ट में ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो ये एक्साइट होने के बाद ये हाइयर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट के लिए कर्व बना रखी है मैंने, एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर भी तो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। तो इन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर जो हायर वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं उनके अंदर ये सब्सटेंसेस जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी इन्हें मॉलिक्यूलर कॉलिजन करने के लिए।
तो उसी एनर्जी की हम यहाँ बात करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, एनर्जी को शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और ये ग्राउंड स्टेट के लिए, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के लिए है, और ये हमारे पास वाइब्रेशन लेवल्स है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये हमारे पास वाइब्रेशन लेवल्स हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। ये जो शो किया गया है एरो, ये हमारे पास एक्साइटेशन के लिए है। अब जो वाइब्रेशनल कैस्केड है वो क्या होती है? देखिए, एक्साइट होके जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ इस वाइब्रेशन लेवल के अंदर चला गया। एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल V2, मैं बोली हूँ कि V2 के अंदर चला गया, ठीक है। V2 से अगर वो मॉलिक्यूल एनर्जी को लॉस करते हुए कहाँ जाता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए कहाँ जाता है, V1 के अंदर आ जाता है, ठीक है। मीन्स ये जो लेवल था इससे कम लेवल है ना ये, ठीक है, इससे कम लेवल है ये, इसके अंदर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल कैस्केड, ठीक है। कि हमारे पास उसी स्टेट के अंदर, उसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, चाहे वो सिंगलेट है, चाहे वो डबलेट है, चाहे वो ट्रिपलेट है, उसी के अंदर ही रहता है, लेकिन उनके वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। मीन्स अगर वो V2 वाइब्रेशन लेवल में है, V1 में आ जाता है, या फिर वो V1 के अंदर गया था और बाद में V0 के अंदर चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? वाइब्रेशनल कैस्केड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल कैस्केड। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कौन कौन से फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं? या तो मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, ठीक है, आइदर बाय गिविंग इट्स एनर्जी, या तो वो अपनी एनर्जी को दे दे, ठीक है, या जैसे कि हीट के रूप में, ठीक है, या फिर वो इंटरनल कन्वर्जन के अंदर चला जाए, ठीक है, हाई वाइब्रेशन लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, ठीक है। क्या करके? इमिट करके रेडिएशन को फ्लोरोसेंस के द्वारा, कि फ्लोरोसेंस प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा वो क्या आ जाए? ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। देखिए, सेकेंडली क्या हो सकता है कि सेकेंड हमारे पास हो सकता है कि जो एनर्जी है उसको वो ट्रांसफ़र कर दे किसी और मॉलिक्यूल को, कि एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दे अनदर मॉलिक्यूल को और एक्साइट हो जाए, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि स्पिन इन्वर्जन हो सकता है, स्पिन इन्वर्जन अक्कर हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास लोअर एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड इसके अंदर हमारे पास जो स्पिन्स होती है वो पैरेलल के अंदर आ जाती है, ठीक है, इन विच स्पिन्स आर पैरेलल। एक्साइटेशन, फोर्थ क्या होगा? एक्साइटेशन लीड्स टू ए पॉइंट इन S1 विच इज अबोव that of bonding interaction, consequently excited molecule instead of vibrating dissociate। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेटिवली जो हमारे पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो चले जाते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है जहाँ पे हमारे पास PH2 दैट इज़ फिनाइल लगे हुए हैं, 2 फिनाइल लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ में। हमने जब लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई तो ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर चला जाता है। जब हम वापस इसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? रेडिकल्स बनते हैं, और 2 रेडिकल्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्साइटेड मॉलिक्यूल का, कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से एक्साइट हुआ था, ट्रिपलेट स्टेट के अंदर आया, ट्रिपलेट से ये सिंगलेट स्टेट के अंदर आया, ठीक है। सिंगलेट स्टेट में आने के बाद में इसने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया केमिकल रिएक्शन शो करके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोटोकेमिकल लॉज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं लेमर्ट्स लॉ। It states that when a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of the incident radiation. Mathematically, the law is expressed as इन दिस फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लेमर्ट्स लॉ होता है उन्होंने क्या बोला था कि जब हमारे पास कोई भी रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की बीम किसी होमोजेनियस मीडियम से जब पास करवाई जाती है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है किसके साथ? विद थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम, वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसे मैथमेटिकली हम देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, रेट ऑफ डिक्रीज की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव साइन। किसकी डिक्रीज की बात करें हम? चेंज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस,
ठीक है, ये x मैंने लिखा है थिकनेस के लिए, विच इज़ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो लगा दिया मैंने। ठीक है, प्रोपोर्शनल किसकी होता है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो यहाँ पे I जो है ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज K। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई -di/dx इक्वल्स टू KI। यही तो लेमर्ट्स लॉ बोलते हैं कि लेमर्ट्स लॉ यही तो बोलते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो I है ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस x। ये जो हमारे पास है ये है स्मॉल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी के, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे हम अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास देन जो I है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू एंड थिकनेस से x ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब हम इसे ना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि जो I नोट है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एब्जॉर्बिंग मीडियम है। ठीक है, और I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है आफ्टर पासिंग थ्रू एनी थिकनेस। थिकनेस हमने यहाँ पे मान रखी है x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास I था उसको हम इस साइड ले आएंगे और जो dx था उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया और हमने लिमिट पुट कर दी। जो नेगेटिव साइन था उसे भी हम अपने राइट हैंड साइड में ले आते हैं। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा log I बाय में I नोट इक्वल्स टू -kx। x कैसे आ गया, देखिए हमारे पास यहाँ था -k/dx और हमारे पास जो थी लिमिट वो क्या थी, x इक्वल्स टू 0 और ये थी x इक्वल्स टू x। ये हमारे पास थी क्या, x इक्वल्स टू x और ये थी x इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट थी 0 टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस में 0 किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास -kx। ठीक है, ये हमारे पास हो गया I बाय में I नोट इक्वल्स टू e⁻−kx। जब हम log को इस साइड राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास किस में चला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड IABS इज गिवन बाय। अब हम जो अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड हुई है उसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो वो क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड क्या होगी, हमारे पास होगी I नोट माइनस में I नोट क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द अब्जॉर्बिंग मीडियम, और ये हमारे पास क्या थी, आफ्टर पासिंग थ्रू थिकनेस x। ठीक है, तो यहाँ से हम I नोट कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I नॉट 1 माइनस e⁻−kx। अब ये सॉरी एक स्टेप में बीच में छोड़ गई, इसका बीच में स्टेप क्या था कि I नॉट माइनस में जो I की वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे, I नॉट e⁻−kx। तो यहाँ से अब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, द अबव लेमर्ट्स लॉ इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन बाय चेंजिंग द नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस रेज टू पावर 10। अब हम बेस रेज टू पावर 10 के अंदर जब चेंज करना चाहेंगे इसे तो तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये I इक्वल्स टू I नोट 10⁻⁴ax। ए हमारे पास एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द अब्जॉर्बिंग मीडियम और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है k बाय में 2.303। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बियर्स लॉ। दिस लॉ दैट इज बियर्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन अब्सॉर्बिंग सब्सटेंस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ द अब्सॉर्बिंग सॉल्यूशन is proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution। अभी हमने लेमर्ट्स लॉ देखा, लेमर्ट्स लॉ में क्या बोला गया था कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है विथ थिकनेस ऑफ द अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ठीक है, बियर्स लॉ ने बोला कि सिर्फ वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ही प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि वो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली दिस लॉ इज स्टेटेड एज
माइनस डी आई बाय में डी एक्स इक्वल्स टू के डैश आई सी, मीन्स यहाँ पे एक चेंज आया है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम मोल पर लीटर में लिखते हैं। के डैश है ये हमारे पास है मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के नेचर पे। ठीक है, सेम अब हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल्स टू आई नोट ई रेज़ पावर माइनस के डैश सी एक्स। देखेंगे लेमैट्स लॉ की, वो थी आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो के था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी जो के डैश है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो सी है वो हमारे पास क्या है, न्यू। द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ लॉगरिथम टू द बेस 10। ठीक है, बेस 10 के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और जो ए डैश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, के डैश बाय में 2.303। अब थर्ड जो लॉ था हमारे पास वो क्या था, वो था बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। मीन्स इन दोनों को मिलके जो हमारे पास लॉ बना फोटोकेमिकल, जो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जो लॉ है इन दोनों को मिलकर बना है ये बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग बोथ लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन के ही दो लॉज है, लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ, इन दोनों को मिला के ये क्या बना है, लॉ बना है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकली फॉर्म है इस लॉ की, बीयर-लैम्बर्ट लॉ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी है बीयर-लैम्बर्ट लॉ की, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। यहाँ पे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी है जो कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये भी नोट्स में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नोट्स का। फोर्थ हमारे पास था ग्रॉथस ड्रैपर लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। जो ग्रॉथस ड्रैपर लॉ था इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड एंड द रेस्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब। कहने का मतलब है ग्रॉथस जो ड्रैपर लॉ था इसने स्टेट किया था कि हमारे पास कोई भी लाइट है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे जब फॉल होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है उस पर फॉल होती है, तो वो एक पार्ट इसका या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ और प्रोसेस भी होते हैं जब लाइट फॉल होती है किसी भी बॉडी पे। ठीक है, इट इज़ ओनली द अब्सॉर्ब्ड लाइट विच इज़ इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। और सिर्फ जो अब्सॉर्ब्ड लाइट होती है वही हमारे पास क्या है, इफेक्टिव केमिकल रिएक्शन करवाती है। देखिए इस लॉ को हम यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ये हमारे पास है मेटल, ठीक है, जब हमने मेटल पे लाइट को फॉल करवाया, ठीक है, तो हमारे पास 100% लाइट थी वो इस पे फॉल हो रही है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि 75% अगर अब्सॉर्ब्ड लाइट अब्सॉर्ब हो रही है तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन तो होगी, वो तो हमारे पास अलग प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन जो बाकी बची हुई लाइट है उसका 10% रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, या फिर 10% ट्रांसमिट भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, या फिर 5% फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो आउटकम मिलती है, वो हमारे पास क्या है, 100% नहीं होती कि 100% लाइट हमारे पास फॉल हुई और 100% लाइट ही हमारे पास अब्सॉर्ब हो गई। मीन्स हमारे पास और जो सारे प्रोसेस होते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बोला था ग्रॉथस ड्रैपर लॉ ने। फिफ्थ हमारे पास है स्टार्क-आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस लॉ को हम जो स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है इसको हम सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इन्होंने बोला था कि एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन अब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ द रेडिएशन टू विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड। कहने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट बना हुआ है, ठीक है, वो अब्जॉर्ब करेगा 1 क्वांटा ऑफ रेडिएशन टू विच द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड, कि 1 क्वांटम ऑफ द रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा जब सब्सटेंस को एक्सपोज किया जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। ये हमारे पास है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर स्टार्क-आइंस्टीन लॉ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे आप, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे 2 मार्क्स में मिलता है, चाहे 4 मार्क्स में मिलता है, चाहे 6 मार्क्स में मिलता है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर और ऐड करूँगी मैं, हमारे पास क्या है, जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर हमें ऐड करना है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं क्वांटम यील्ड को किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमें करना है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। टू रिलेट द नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ए टर्म कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी को? It is expressed as phi equals to number of molecules reacting in a given time by a number of quanta of light absorbed in the same time। देखिए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं किसी टाइम के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाय में नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट अब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम के अंदर, ठीक है, और कितनी लाइट उन्होंने अब्जॉर्ब की है रिएक्ट करते टाइम, ठीक है, सेम टाइम के अंदर। तो ये होती है क्वांटम एफिशिएंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, ये हमारे पास फाई से डिनोट करते हैं इसे हम। हैंस जो हमारे पास जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम बाय में नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। जब हम यहाँ पे मोल्स लिखेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे आइंस्टीन्स की, जब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो हम बात करेंगे क्वांटा की। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना, इसलिए अगर आप में से किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ये एक्सप्लेन दोबारा कर दूँगी नई वीडियो बना के। देखिए, मैंने हर एक पॉइंट इस तरह लिखा है इसके अंदर कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा लगभग। ठीक है, फिर भी ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको नई वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्जेक्ट्स के जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबके जो नोट्स हैं उन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स।